जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था कि मियोसिस डिवीजन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने पढ़ लिया था कि प्रोफेज फर्स्ट की जो उपावस्थाएं होती है वो उपावस्थाएं कौन कौन सी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस वगैरह हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमने मेटाफेज फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया था। और जो अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एनाफेज फर्स्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले तो सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं, ध्यान रखोगे आप। जिस प्रकार समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता था उसमें हाफ हाफ क्रोमेटिड होते थे, पर यहाँ पर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर डायड पोजीशन ही बनी रहेगी गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्र कैसे होते हैं? डायड पोजीशन में, डायड स्थिति में, यह आपको ध्यान रखना है। डायड स्थिति से मतलब क्या है कि दोनों गुणसूत्र आपस में सेंट्रोमियर से ही जुड़े रहेंगे। जैसे यानी कि सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होगा, यहाँ पर हाफ हाफ क्रोमेटिड नहीं होंगे, जैसे कि डायग्राम में देखते हैं अपन। देखिए ये हो गया सेंट्रियोल, ये हो गया सेंट्रियोल। क्लियर? स्पिंडल फाइबर से ही यही कंडीशन रहेगी, यानी कि सेम टू सेम मेटाफेज वाली जो कंडीशन है वही कंडीशन रहेगी। बस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, यानी कि हाफ क्रोमेटिड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट क्रोमोसोम है, यह आपको ध्यान रखना है। तो गुणसूत्र डायड पोजीशन में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। ये होता है आपका एनाफेज फर्स्ट में। अब इसके बात करें इसके आगे टीलोफेज फर्स्ट। देखो टीलोफेज फर्स्ट में बात करें हम लोग, तो एक तो आता है कि केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, पुनः प्रकट, क्योंकि टेलोफेज में वापस आ जाती है, प्रोफेज में गायब हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र एनाफेज में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एनाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना है। तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों पर समूह बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, यह आपको ध्यान रखना है टीलोफेज में। जैसे डायग्राम में देखें हम लोग, सेंट्रियोल है, ये केंद्र झिल्ली है, ठीक है ना, ये केंद्रिका न्यूक्लियस वगैरह है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी तारकाय, तारकेंद्र है, केंद्र झिल्ली है, केंद्रिका है, ये सारी चीजें यहाँ पर भी है। तो
तो यानी कि जब ध्रुवों के ऊपर जो पोलर्स होते हैं, जब ध्रुवों के ऊपर ये सेंट्रियोल जो होते हैं, यहाँ पर जब गुणसूत्र पहुँच जाते हैं, जैसे मान लो ये गुणसूत्र पहुँच गए, तो यहाँ पर केंद्र झिल्ली वगैरह प्रकट हो जाती है, कभी प्रकट हो जाती है और ये पूरा का पूरा केंद्र बन जाता है। जो पोजीशन ये है, ये स्थिति आपके सामने आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केंद्र जो गुणसूत्र होते हैं दूरों पर पहुँच जाते हैं, और दूरों पर पहुँचने के बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और यहाँ पर जो केंद्रिका आ जाती है, और ये पूरा का पूरा केंद्रक में बदल जाता है। तो ये केंद्रक मैंने यहाँ बना दिया है, ये केंद्रिका हो गई है। यहाँ पर क्लीवेज होता है, या आपको ध्यान रखना है, क्लीवेज से मतलब होता है विगलन, खांच बनना, यहाँ पर खांच बनती है, यहाँ पर ध्यान रखो, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो खांच बनती है वो बनती है एनिमल सेल्स में, और जो प्लांट सेल्स में होती है वो प्लेट विधि के द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। तो टीलोफेज में आपको ध्यान रखना है, ये टीलोफेज में दूरों पर पहुंच जाते हैं, केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें आगे, यह आपकी टीलोफेज फर्स्ट हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी कि मियोसिस सेकंड के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये मियोसिस सेकंड आ गया है। मियोसिस सेकंड में भी सेम टू सेम पोजीशन वही है, पर इसको ध्यान रखोगे आप, होम्योटाइपिक डिवीजन बोलते हो। होम्योटाइपिक डिवीजन से मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने क्या पढ़ा पहले, डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड एप्लॉइड, ये तो था आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट था जो आप पढ़ चुके। यानी कि दो केंद्र बन गए ना, एक डिप्लॉइड सेल से दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए मतलब दो सेल्स बन गई, ठीक है। अब यहां पर इन दो से चार बनेगी, ये दो से चार बन गई, ये तो आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था, क्लियर। अब ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब यहां हैप्लॉइड एप्लॉइड है कुल मिला के, तो हैप्लॉइड एप्लॉइड कंडीशन आ रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, समांगी होम्योटाइपिक विभाजन। ये आप ध्यान रखोगे। यहां पर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनी है, यहां तो समान है, यहां डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनी है, तो आप इसको बोल दो विषमांगी। विषमांगी से मतलब क्या हुआ, यहाँ 2n है, यहाँ nn है, इसलिए विषमांगी है हेटेरोटाइपिक और ये है होम्योटाइपिक, ठीक है। ये आपका आपको ध्यान रखना ही। फिर आगे चलते हैं। अब मियोसिस सेकंड जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, इसमें वही प्रोफेज सेकंड इक्वल होगी, बिल्कुल समान होगी। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की तरह ही इसमें जो है समान होगी, पर इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन वगैरह वो नहीं आएगी, वो उपावस्था नहीं आएगी, डायरेक्ट ही प्रोफेज हो जाएगा, फिर मेटाफेज हो जाएगा, सेकंड। इसी प्रकार एनाफेज हो जाएगा, एनाफेज, और इसी प्रकार टीलोफेज, सेम टू सेम मियोसिस फर्स्ट के समान, ठीक है ना। तो लास्ट में जाकर हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 सेल्स बन जाएगी, या फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स, ठीक है ना। तो 4 कोशिकाएं हमारे पास यहाँ बन जाती है। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपको बिल्कुल इनसे जब ये बनाना है, यानी कि मियोसिस सेकंड करना है, तो सेम टू सेम जो है अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट था उसके समान ही ये सारी अवस्थाएं होगी। बस ध्यान आपको इतना ही रखना है कि यहाँ पर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन उप अवस्थाएं, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की जो उप अवस्थाएं थी वो ना होकर इसमें सिंपल वे में प्रोफेज सेकंड हो जाएगा, फिर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज और टीलोफेज लास्ट में हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास टोटल जो है 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये था आपका अर्धसूत्री विभाजन, जो कि हमने 2 टाइप से पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड के बारे में। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन,
यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन से? देखो, एक तो क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल होती है वो हैप्लॉइड में बदल जाती है। दूसरी चीज, यहाँ जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का जब निर्माण होता है, तब युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें क्रोमोसोम हाफ होते हैं, क्योंकि फिर उनका आगे चलकर गैमेट्स को फ्यूजन करना होता है, आपस में मिलना होता है, जाइगोट बनाना होता है। तो फिर अगर ऐसा अगर हाफ हाफ होता रहेगा तो उसमें आसानी से वो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहेगी। दूसरी चीज, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन होता है। पुनर्योजन होने से जो संतति है उसमें अच्छे अच्छे मेन जनक के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं वो संतति में चले जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें अगर बात की जाए, सिनेप्सिस के द्वारा संतति में नए लक्षणों का विकास होता है। सिनेप्सिस जो होता है जीन विनिमय बाय क्रॉसिंग ओवर से मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो उसका मेन इम्पोर्टेंट होता है कि जो डॉटर होती है, जो संतति होती है, उस संतति के अंदर जो नए नए जो लक्षण प्रकट होते हैं वो सिनेप्सिस के द्वारा ही होते हैं। तीसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, जेनेटिक्स वेरिएशन डेवलप होती है संतति में, आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न होती है, तो वो भी अर्धसूत्री विभाजन से ही होती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें यही है कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। तो महत्व बता देना, आनुवांशिक विभिन्नताओं का उत्पन्न होना, सिनेप्सिस के द्वारा संतति में नए लक्षणों का विकास होना, जनक से संतति में नए लक्षणों का विकास होना। तीसरी चीज इसमें बता देना, इसमें डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में बदलती है। चौथी चीज इसमें बता देना कि गैमेटों का जब निर्माण होता है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसका महत्व होता है। इसके बाद में अगर बात करें, ये आपका मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आते अपन बात करेंगे आगे एमाइटोसिस डिवीजन यानी कि असूत्री विभाजन। ये आपके लास्ट पॉइंट है सेल डिवीजन का। देखो, एमाइटोसिस डिवीजन की खोज करने का श्रेय रिमार्क को जाता है। रिमार्क साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। आगे बात करें हम लोग, ये किन कोशिकाओं में संपादित होता है, कौन सी कोशिकाओं में ये एमाइटोसिस या एमाइटोसिस डिवीजन होता है। तो आपको ध्यान, असूत्री विभाजन हिंदी में कहते हैं इसको, असूत्री विभाजन। तो एक तो प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। एक तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ संघ जो है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में ये होता है। दूसरी चीज यहाँ पर जीवाणु वगैरह में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है, कुछ कवकों में भी होता है, ठीक है। इस प्रकार इनके अंदर आपको ध्यान रखना है एमाइटोसिस डिवीजन होता है। अब इसका प्रोसेज अपन देख लेते हैं, छोटा सा प्रोसेज है इसका। इसमें क्या होता है कि कोई भी सेल हो, जैसे मान लो आपने एक सिंपल एक कोशिका बना दी, ये केंद्रक बना दिया, ये न्यूक्लियर प्लाज्म बना दिया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर, ये आपके पास एक सेल हो गया। क्लियर। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, आपको ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियस होता है वो डंबलाकार आकृति का हो जाता है। डंबलाकार आकृति से मतलब क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये डंबल शेप आकृति में बदल जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियस यहाँ पर, केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक का भी यहाँ केंद्रक विभाजन होता है, यानी कि केंद्रक दो भागों में बदलता है। दो भागों में इसका दो भागों में ये चेंजेज होता है, दो भाग बनते हैं केंद्रक। तो केंद्रक में सबसे पहले क्या होता है, विभाजन होता है, दो केंद्रक बनते हैं, ठीक है। दो केंद्रक बन गए, जैसे कि अपन ये बना लेते हैं हम लोग, ये केंद्रक बन गया, ये ऊपर केंद्रक बन गया। अब इसमें क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज हो रहा है, ये आपको पता है। क्लीवेज होने से, विदलन होने से यहाँ पर विदलन, विदलन से मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन,
साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका द्रव विभाजन, सॉरी कोशिका द्रव विभाजन होगा, तो यहाँ पर लास्ट में जाकर दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी, एक दो, ये कोशिका बन गई, ये कोशिका बन गई, ये आगे का प्रोसेस है यहाँ, तो दो कोशिकाएं बन जाती है, दो पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। तो इसमें सबसे पहले केंद्र का विभाजन कर दो, फिर कोशिका द्रव का विभाजन कर दो क्लीवेज के द्वारा, और लास्ट में जाकर दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। ये होता है एमाइटोसिस डिवीजन, एसूत्री विभाजन, ये आपको ध्यान रखना है, एसूत्री विभाजन इस हिसाब से होता है। प्रोटोजोआ में, प्रोकैरियोटिक में, है ना, कवक वगैरह जो होते हैं, जीवाणु वगैरह वो होते हैं, उनमें एमाइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, यह आपका एमाइटोसिस डिवीजन कंप्लीट है। नेक्स्ट आगे अपन बात करें क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र। तो पॉइंट आता है हमारा क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो देखिए, नाम देने का श्रेय जाता है वाल्डेयर को, ध्यान दोगे, गुणसूत्र नाम किसने दिया, वाल्डेयर। खोज स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज की थी। क्रोमेटीन नाम दिया फ्लेमिंग, ध्यान रखोगे, फ्लेमिंग ने क्रोमेटीन नाम दिया। तीसरी चीज है इसमें गुणसूत्र परिकल्पना, हाइपोथेसिस, क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस, गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, सट्टन व बावेरी। ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं, द वेक्टर ऑफ हेरिडिटी, द वेक्टर ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता के वाहक, आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वेक्टर ऑफ हेरिडिटी कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में, केंद्रक में कुंडलित रचना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रक में कुंडलित रचना का नाम क्या हो गया, गुणसूत्र। ये इसकी डिस्कवरी के बारे में था कि भाई गुणसूत्र क्या है, किसने खोजा था, क्या नाम दिया था, वो सारी चीजें आपके सामने लिख दी है। तो नाम दिया था वाल्डेयर ने, खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, क्रोमेटीन नाम दिया था फ्लेमिंग ने, गुणसूत्र परिकल्पना सट्टन बावेरी ने, हेरिडिटी, वेक्टर ऑफ हेरिडिटी कहा था, मतलब इनको आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने वाली इकाइयाँ बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने वाले वाहक बोलते हैं। और लास्ट में ये केंद्रक में पाए जाते हैं, यानी कि एक तरह से जेनेटिक्स मटेरियल हो गया ये, केंद्रक में पाए जाने वाला जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, यानी कि संख्या। नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मतलब होता है संख्या। तो देखिए, प्रत्येक जाति में, एक जाति में या प्रत्येक जाति में
एक जाति में या प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है साहब। ठीक है। दूसरी बात करें, कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, कायिक कोशिका सोमेटिक जो सेल्स होती है, सोमेटिक जो सेल्स होती है 2n। एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश 3n, त्रिगुणित। और इसी प्रकार युग्मक जो होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है n हैप्लॉइड। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, ये तो हो गई है कि सोमेटिक सेल्स में क्या है, एंडोस्पर्म में क्या है। अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं अपन लोग। प्लांट्स में सबसे अधिक ऐसा कौन सा प्लांट्स है, सबसे अधिक गुणसूत्र संख्या, सबसे अधिक गुणसूत्र संख्या ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, आपको ध्यान रखना है ये टेरिडोफाइटा से रिलेटेड है। टेरिडोफाइट 2n बराबर इसमें होती है 1200, यह आपको ध्यान रखना है 1200। तो यह क्या हो गया, सबसे अधिक गुणसूत्र संख्या ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम जो कि टेरिडोफाइट्स प्लांट है, उसके अंदर 2n बराबर 1200। सबसे कम या न्यूनतम गुणसूत्रों की संख्या, सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या कंपोजिटिव जो कुल होता है, आपको ध्यान रखना है हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस प्लांट्स है कंपोजिटिव कुल का, कुल यह आपको ध्यान रखना है 2n बराबर 4, यह आपको ध्यान रखना है। लिख दिया गया आपके सामने कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, एक फिक्स होती है। ठीक है, कोई सी भी जाति की हो उसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है। जैसे मनुष्य में कितनी होती है 46, यानी कि आप में बात करें तो 24 है ना, 23 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ कायिक कोशिकाओं में सोमेटिक सेल्स में 2n होता है, इसी प्रकार भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, इसी प्रकार युग्मित अगुणित होते हैं। ठीक है ना, कायिक कोशिका द्विगुणित होती है। अब नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो इन प्लांट्स में तो यहाँ पर सबसे अधिकतम गुणसूत्रों की संख्या ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर होती है। इसी प्रकार सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2n बराबर 1200 हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस जो कंपोजिटिव कुल का पौधा है उसमें होती है। ठीक है। इसके बाद में एनिमल्स की अगर बात की जाए, एनिमल्स की अगर बात करें तो सबसे अधिक किसमें होती है, रेडियोलेरिया समूह की, रेडियोलेरिया समूह की ओलेकेंथा में, यह आपको ध्यान रखना है 2n बराबर कोई
1600 के करीब। और सबसे कम एस्केरिस मेगालोसिफेला। यह आपको ध्यान रखना है, मेगालोसिफेला। तो सबसे अधिक जो होती है रेडियोलेरिया जो समूह है, उसका जो समूह है उसका ओलकेन का जो होता है उसके अंदर सबसे जो है ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, 2n बराबर 1600 की समथिंग। और एस्केरिस मेगालोसिफेला के अंदर होती है 2n बराबर 2। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो ये आपके सामने हो गया है, कहाँ कौन से पौधे में गुणसूत्र अधिकतम होंगे, कौन से पौधे में गुणसूत्र कम होंगे। इसी प्रकार किन में गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है, किन में कम होती है, ये सारी चीजें आपके सामने हो गई है। आगे बात करते हैं अपन लोग आकार और माप की। शेप एंड द साइज, आकार माप। शेप एंड साइज, आकार और अमाप। आकार और माप की बात करें गुणसूत्र में तो देखिए, गुणसूत्र की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है 0.1 म्यू से 20 म्यू, ठीक है। इसके बाद में अगर व्यास की बात करें 0.2 म्यू से 0.3 म्यू, ये हो गया आपकी व्यास। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो गुणसूत्र का स्पष्ट आकार, यानी कि स्पष्ट गुणसूत्र का स्पष्ट आकार, गुणसूत्र का स्पष्ट आकार एनाफेज में दिखाई देता है। यह आपको ध्यान रखना है, एनाफेज, क्लियर। यानी कि अगर गुणसूत्र का स्पष्ट आकार देखना हो तो एनाफेज में दिखाई देता है। व्यास वगैरह की बात कर ली, लंबाई 0.1 म्यू से 0.1 से 20 म्यू के करीबन होती है, 20 म्यू तक। और अगर व्यास की बात की जाए तो 0.2 से 0.3 व्यास इसका व्यास होता है। अब बात करें अपन गुणसूत्र बिंदु, इसी में चलता है पॉइंट आगे। गुणसूत्र बिंदु को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या बोलते हैं इसे? गुणसूत्र बिंदु। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले आता है आपका टीलोसेंट्रिक। अंतःकेंद्री। दूसरा आता है
एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अग्रबिंदु हिंदी में अग्रबिंदु, ठीक है। तो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और इसके बाद में आता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इसको बोलते हैं उप मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय, सब मेटासेंट्रिक। दूसरी तीसरी आती है इसमें मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में आ गया मध्य केंद्रीय, और एसेंट्रिक, एसेंट्रिक अकेंद्रिक। देखो ये सारी चीजें हमारे को समझनी है। अंतःकेंद्रिक का मतलब होता है जब सेंट्रोमियर सिरे पर हो, ये पोजीशन आप ध्यान रखोगे, सेंट्रोमियर गुणसूत्र की क्या है, सिरे पर, तो इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं, पोजीशन फर्स्ट। दूसरी आती है एसेंट्रिक, मतलब अर्धशिरों को थोड़ा सा छोड़कर, ये स्थिति ये ले लो आप, ये आती है एक्रोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक में आप ध्यान रखोगे थोड़ा सा छोड़ के, सिरे को थोड़ा सा छोड़ के नीचे की तरफ होता है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका ये पोजीशन, ये आती है आपकी उप मध्य केंद्र की, मतलब बीच से थोड़ा हटकर, सेंट्रोमियर कहाँ होता है, गुणसूत्र के बीच से थोड़ा हटकर। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है ये मेटासेंट्रिक हो गया। और एसेंट्रिक से मतलब क्या होता है, यानी कि सेंट्रोमियर अनुपस्थित, गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक, यह आपके सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार से गुणसूत्र इस टाइप्स के होते हैं। आगे बात करें हम लोग सेंट्रोमियर की स्थिति हमने देख ली है, सेंट्रोमियर के हिसाब से हमने गुणसूत्र कैसे कैसे क्या होते हैं वो सारी चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। आज की क्लास आपकी यहीं एंड होती है, कल नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा।